हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 27 मार्च के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, नोट्स ज़रूर बना के चलना। काफ़ी सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने अभी यूरोपोल के साथ टाई अप करा ताकि जो टेररिज्म है, जो क्राइम है, उसके खिलाफ ये एकजुट होकर लड़ सकें। क्राइम के खिलाफ एंड टेररिज्म के खिलाफ मिलके लड़ सके। तो कौन सी है वो ऑर्गेनाइजेशन? वो है सीबीआई। सीबीआई एंड यूरोपोल के बीच में ये टाई अप हुआ। सीबीआई क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, राइट। एंड यूरोपोल क्या है? यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर लॉ एनफोर्समेंट कॉपरेशन। इनके द्वारा एक वर्किंग अरेंजमेंट साइन हुआ ताकि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन, रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द यूरोपोल, ये मिलके जो क्राइम है, टेररिज्म है, उसके खिलाफ वर्क कर सके। एंड ये जो वर्किंग अग्रीमेंट है इसमें एक दूसरी कंट्री के साथ नॉलेज एक्सचेंज होगी, राइट, कोलैबोरेशन होगा, कम्युनिकेशन की जाएगी, राइट, स्ट्रेटजीज शेयर की जाएंगी एंड जो भी टेररिज्म के खिलाफ जो भी इंसाइट है एक दूसरे के साथ शेयर करके उसके खिलाफ काम किया जाएगा। ठीक है। और फिर इसी के साथ साथ अगर मैं सीबीआई की बात करूं तो डायरेक्टर कौन रहेंगे? प्रवीण सूद। प्रवीण सूद यहां पे डायरेक्टर रहेंगे। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा एंड 1963 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। यूरोपोल की बात करें तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन रहेंगे? कैथरीन दे बॉल। हेडक्वार्टर कहां रहेगा? हॉज में। हॉज कहां है? नीदरलैंड्स में। एंड इसको 1999 में एस्टैब्लिश करा गया।
नेक्स्ट पर आते हैं, तो आप देख सकते हैं सीबीआई एंड यूरोपोल के बीच में ये वर्किंग अग्रीमेंट साइन हुआ है ताकि जो भी क्राइम है एंड टेररिज्म है उसके खिलाफ ये मिलके एकजुट होके काम कर सके। नेक्स्ट, इंडियन नेवी अंडर ऑपरेशन संकल्प, इन्होंने हाउ मेनी डेज कंप्लीट किए अंडर दिस ऑपरेशन। तो अभी ऑपरेशन संकल्प हुआ था, राइट। ऑपरेशन संकल्प बेसिकली क्या था कि इंडियन ओशन रीजन में, हमारा जो ये इंडियन ओशन का रीजन आता है, हम जानते हैं यहाँ पे चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ाता जा रहा है, राइट। चाइना के हमें शिप्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हमें वेसल्स देखने को मिलते हैं, तो चाइना अपनी यहाँ पे प्रेजेंस बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर इंडिया की सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए, ताकि इंडिया का जो इंडियन ओशन रीजन है उसमें सिक्योरिटी रह सके, राइट, सिक्योरिटी पे काम करने के लिए ये ऑपरेशन संकल्प हुआ था इन स्पेशली इन द इंडियन ओशन रीजन। तो पूछा जा रहा है इंडियन नेवी के द्वारा यहाँ पे कितने दिन इस ऑपरेशन संकल्प में लगाए गए। तो 100 डेज यहाँ पे कंप्लीट किए गए इंडियन नेवी के द्वारा इन दिस ऑपरेशन संकल्प। ये लॉन्च किया गया था 14 दिसंबर को 2023 में। इस ऑपरेशन संकल्प के अंदर हम देखेंगे वेरियस इंडियन नेवल शिप्स, वेरियस एयरक्राफ्ट्स, वेरियस स्पेशल फोर्सेस बटालियंस का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर हम देखें तो 5000 से भी ज़्यादा पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट किया, 450 शिप्स से भी ज़्यादा यहाँ का पार्टिसिपेशन देखने को मिला, 9900 घंटे का फ्लाइंग आवर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं अंडर दिस ऑपरेशन संकल्प। फिर यहीं पे हम देखेंगे कि ये जो ऑपरेशन संकल्प है ना, स्पेशली इन 3 एरियाज में हमें देखने को मिला था इंडिया के द्वारा सिक्योरिटी ऑपरेशन, गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ सोमालिया में, राइट। तो इंडियन ओशन रीजन जो है वहां पर इंडिया की प्रेजेंस, इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर ये काम करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं फिर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है इंडियन नेवी के, वो है एडमिरल आर हरि कुमार, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अमेंड किया एमएनपी रेगुलेशंस को फॉर फ्रॉडलेंट सिम स्वैप एक्टिविटीज। अभी ये 9th अमेंडमेंट रिलीज किया गया है, इसका याद रखेंगे, TRAI के द्वारा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इन्होंने बोला कि जो भी मोबाइल नेटवर्क पोर्टेबिलिटी होती है ना, पहले तो आप उसको कभी भी करा सकते थे चेंज, लेकिन अभी मोबाइल नेटवर्क पोर्टेबिलिटी को अगर आपने एक बार अपना स्वैप करा लिया, आपको ना जैसे आप स्वैप कराते हैं, इसका पहले तो हम ये देख लेते हैं कि MNP होता क्या है, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। ये लॉन्च किया गया था हरियाणा में, पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया था नवंबर 2010 में, फिर जुलाई 2015 में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था। इसके अंदर होता क्या है कि मान लो आपका कोई सिम नंबर है, ठीक है, एंड आप उसको पोर्ट कराना चाहते हैं, ये आपका जियो का नंबर है, आप इसको एयरटेल में पोर्ट कराना चाहते हैं, आप इसको इजीली पोर्ट करा पाएंगे। फिर आप एयरटेल से मान लो इसको वोडाफोन में पोर्ट कराना चाहते हैं, तो वो भी आप इजीली करा पाएंगे एंड आपका जो नंबर है वो सेम रहेगा। अब क्या है, इसके लिए जो पोर्ट कराना पड़ता है ना, इसमें आपको एक यूनिक पोर्टिंग कोड मिलता है, ठीक है, और ये पहला स्टेप होता है जब भी आप अपना सर्विस प्रोवाइडर को चेंज कराते हैं। अब जो नए अमेंडमेंट्स आए हैं, जो कि हम कह रहे हैं कि 9th अमेंडमेंट रहेगा इस टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का, ये 9th अमेंडमेंट रहेगा। इसके अंदर जब आपको ये यूपीसी कोड मिलेगा, करेक्ट, इसके आने के 7 दिन बाद ही आप फिर से इसको अप्लाई कर सकते हैं, फिर से आप अपना नंबर पोर्ट करा सकते हैं, आप इसको बार बार पोर्ट नहीं करा सकते। इससे क्या होता है, जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज होती हैं उसको कर्व करने की यहाँ पे बात की गई, करेक्ट। तो आप देख सकते हैं TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने रिलीज किया टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के 9th अमेंडमेंट का रेगुलेशंस टू एलिमिनेट पोर्टिंग ऑफ मोबाइल नंबर्स यूजिंग फ्रॉडलेंट सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिम स्वैप और रिप्लेसमेंट बाय अनसरप्लस एलिमेंट्स। और इसके लिए 7 दिन लगेंगे। अगर आपको एक बार यूपीसी कोड मिल गया तो वापस लेने के लिए आपको 7 दिन तक वेट करना पड़ेगा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7 डेज, ठीक है। अगर मैं बात करूं फिर TRAI की, करेक्ट, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहां पे चेयरमैन कौन रहेंगे, वो है अनिल कुमार लाहौटी। हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा इसका, न्यू दिल्ली में। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1997 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, 4th शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टअप फॉरम हुआ था, कहां पर हुआ, तो अभी जो 4th एडिशन का SCO स्टार्टअप फॉरम हुआ था तो वो न्यू दिल्ली में हुआ था, मार्क करके चलेंगे, 19 मार्च को था ये, राइट। एंड स्टार्टअप फॉरम है तो यहाँ पे जो भी SCO के मेंबर्स हैं, तो सबसे पहले देखो SCO के 9 मेंबर्स हैं, बीजिंग चाइना, बीजिंग शंघाई में, सॉरी नॉट बीजिंग, शंघाई चाइना में इन 2001
ये एससीओ इस्टेब्लिश किया गया था। इंडिया एक मेंबर है एससीओ का एंड टोटल 9 मेंबर्स रहेंगे एससीओ में। तो जो 9 मेंबर्स के जो मेंबर यहाँ पे डेलीगेट्स हैं वो इस स्टार्टअप फोरम में पार्टिसिपेट करते हैं एंड वो हमें आने वाले टाइम में आगे हमें कैसे अप्रोच करना है, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप को आगे ले जाना है, किस तरह के बिजनेसेस को खोलना है, क्या हमारी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, कैसे उनको फंडिंग मिलेगी, कहाँ से क्या क्या उनकी मार्केटिंग होगी, क्या क्या उनको मार्केट प्लेयर से कॉन्टैक्ट कराया जाएगा, उन सारी चीज़ों पर यहाँ पे बात की जाती है। तो ये था 4th एडिशन ऑफ एससीओ स्टार्टअप फोरम जो कि अभी दिल्ली में हुआ। इसी के साथ साथ याद रखेंगे इंडिया होस्ट करेगा सेकेंड मीटिंग ऑफ द स्पेशल वर्किंग ग्रुप नवंबर 2024 में, एज वेल एज स्टार्टअप फोरम 5.0। स्टार्टअप फोरम 5.0 ये भी इंडिया होस्ट करेगा जनवरी 2025 में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका इन ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट मुकेश अंबानी सिक्योर्ड विच रैंक। तो अभी ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट रिलीज की गई, मुकेश अंबानी की क्या रैंक रहेगी यहाँ पे? तो मुकेश अंबानी 10th पोजीशन पे आ जाते हैं इन दिस ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मुकेश अंबानी ये 10th रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं इन द वर्ल्ड इन दिस वर्ल्ड ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट में। इनकी टोटल नेटवर्थ है $115 बिलियन की। यहीं पे अगर हम देखें कि टॉप किसने किया तो इलॉन मस्क ने फॉर द 3rd टाइम यहाँ पे टॉप किया है इस लिस्ट को विद $231 बिलियन ऑफ नेटवर्थ। सेकंड पोजीशन पे जेफ बेजोस, 3rd पे बर्नेट ऑर्नेट, 4th पे मार्क जकरबर्ग और 5th पे वॉरेन बफे आ जाते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं फिर टॉप 3 कंट्रीज जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स देखने को मिलते हैं तो चाइना में सबसे ज्यादा है 814, दूसरे नंबर पे यूएसए आ जाता है 800 बिलियनियर्स, तीसरे नंबर पे हमारा इंडिया है 217 बिलियनियर्स। अगर ह्यूरन रिपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ रिसर्चर कौन रहेंगे? वो है अनास रहमान जुनैद। हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा ह्यूरन इंडिया का? तो ये है मुंबई महाराष्ट्र में। अच्छा, एक चीज और, ये तो हमने कंट्रीज देख ली। अगर अब मैं सिटीज की बात करूं, टॉप 5 सिटीज विद हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स कहां देखने को मिलते हैं? पहले नंबर पे आ जाता है न्यूयॉर्क, 119 बिलियनियर्स हैं। दूसरे नंबर पे लंदन यूके जहां पे 97 बिलियनियर्स हैं। मुंबई हमारा 3rd पोजीशन पे आता है। मार्क करके चलेंगे, क्वेश्चन आ सकता है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स की लिस्ट में इंडिया की कौन सी सिटी आती है और कौन से नंबर पे आती है? तो मुंबई की सिटी आती है 3rd नंबर पे आती है और 92 बिलियनर्स हमें देखने को मिलते हैं एंड 4th और 5th पे है बीजिंग एंड शंघाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूएनसीटीएडी के ग्लोबल ट्रेड अपडेट की। ग्लोबल ट्रेड की हम जानते हैं कोविड-19 की वजह से पिछले 2-3 सालों में, नॉट जस्ट कोविड-19, हमने देखा कोविड-19 वॉर जो चल रही है, तो इसकी बदौलत और जो लॉकडाउन लगा था जो तो कोविड-19 का ही रीज़न था, उसकी बदौलत जो ग्लोबल ट्रेड है ना उस पर बहुत ज़्यादा हॉल्ट आ गया था, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था। फिर इसके आउटकम्स भी कुछ ऐसे निकले कि अगर हम चाइना देखें तो चाइना में अभी डिफ्लेशन चल रहा है, राइट। चाइना में आपका एवरग्रैंड की लिक्विडेशन क्राइसिस हो गई। फिर चाइना में हमने देखा कि जो बिजनेसेस हैं वो शट डाउन हो रहे हैं, जो शॉप्स हैं वो बंद हो रही हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, जॉब नहीं है लोगों के पास, तो जो स्पेंडिंग पावर है ना वो कम हो गई। स्पेंडिंग पावर लोगों की कम हो गई, जो पैसा है वो भी लोग बचाने लगे, तो मार्केट में वो पैसा ही खर्च नहीं करेंगे, तो जो प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो भी कम हो जाएगी। और अगर प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी तो जो मार्केटिंग में जो बिजनेस होता है, जो ट्रेड होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो भी कम हो जाएगा। और ये ऐसा जो स्पेंडिंग पावर वो सिर्फ चाइना में ही नहीं बल्कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड हम देखते हैं कि जब भी ऐसा कोई क्राइसिस आता है तो लोग कम खर्च करते हैं, कम खर्च करेंगे तो प्रोडक्ट्स कम बिकेंगे, प्रोडक्ट्स कम बिकेंगे तो जो ट्रेड होगा वो कम होगा। तो पिछले 2-3 सालों से ये जो ट्रेड था ना, ट्रेड बहुत ज्यादा स्लो पेस पे चल रहा था एंड 3% का कॉन्ट्रैक्शन था 2023 में, टोटलिंग $1 ट्रिलियन। 2023 में 22 में हमने $32 ट्रिलियन का ट्रेड रिकॉर्ड हाई टच किया था, लेकिन फिर 2023 में कंट्रैक्शन देखने को मिला। और अब यूएनसीटीएडी का यह ग्लोबल ट्रेड अपडेट बताता है कि 2024 में जो ट्रेड है इज सेट टू रीबाउंड। ठीक, फिर हम देखते हैं कि अगर ग्लोबली तो हमने देख ही लिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया भी बहुत अच्छी ट्रैजेक्टरी पे है। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ग्रोथ शो कर रहा है, काफ़ी पोटेंशियल शो कर रहा है और इसी की मदद से इंडिया की जीडीपी में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिल रहा है। इवन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इसका एग्जांपल लेके चलें तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे सेटअप की जाएगी। 3 प्लांट्स इसके सेटअप किए जाएंगे। पहला होगा असम में, जो कि पहला नॉर्थ ईस्ट
इंडिया का प्लांट सेटअप किया जा रहा है फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, टाटा के द्वारा इसको सेटअप किया जा रहा है। एंड बाकी 2 प्लांट कहां पर होंगे, वो गुजरात में होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं IRDAI। इन्होंने अप्रूव किए 8 रेगुलेशंस फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड पॉलिसी होल्डर्स। ये जो इंश्योरेंस है ये आपके अलग अलग सेक्टर्स में रहेंगे। जैसे अगर हम बात करें इंश्योरेंस की, ये आपका रूरल सेक्टर में बीमा सुगम हो गया एक तो, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया आपका, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हो गया, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, एक्चुरियल, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट के लिए। तो इनके लिए कुछ रेगुलेशंस, 8 प्रिंसिपल बेस्ड कंसोलिडेटेड रेगुलेशंस लॉन्च की ड्यूरिंग 125th अथॉरिटी मीटिंग, जो कि 19 मार्च को हुई 2024 की IRDAI के हेडक्वार्टर में हैदराबाद तेलंगाना में। इससे रिलेटेड 1 या 2 हम अगर हमें भी देखें, बाकी आप इसको पॉज कर लीजिएगा एंड PDF से पढ़ना। अगर हम देखें IRDAI रूरल सोशल सेक्टर एंड मोटर थर्ड पार्टी ऑब्लिगेशन रेगुलेशन की बात करें, ये मर्ज करता है 2 रेगुलेशंस को कंसर्निंग इंश्योरेंस मिनिमम बिजनेस कमिटमेंट इन रूरल सोशल सेक्टर, मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है जो आपकी कार की हो जाती है, राइट, सिंगल पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, राइट। NCB जो वैल्यू होती है, NCB वैल्यू। अच्छा ये बताओ NCB वैल्यू क्या होती है? अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं तो आप ये देखते हैं NCB वैल्यू होती है, ये क्या होती है, या मुझे कमेंट करो। क्लेम बोनस होता है, ये N क्या होता है? बहुत ईजी है, जस्ट फॉर रेफरेंस, चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसी के अंदर हम देखेंगे चेंजेस इंक्लूडिंग मेजरिंग रूरल ऑब्लिगेशंस ऑफ बाय गंजा ग्राम पंचायत, एक्सीडिंग सोशल स्ट्रक्चर कवरेज, देन सो ऑन। फिर इसी के बाद आ जाता है आपका बीमा सुगम। ये बीमा सुगम क्या है? बेसिकली जो भी इंश्योरेंस होता है ना, उसको एक प्रॉपर एक पोर्टल दिया गया, ताकि एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस सेटअप किया गया, ताकि फॉर इंश्योरेंस एंड ऑफरिंग बोथ लाइफ एज वेल एज नॉन लाइफ पॉलिसीज फ्रॉम वेरियस कंपनीज। तो ये बीमा सुगम पर आप देखेंगे अलग अलग कंपनीज के बोथ लाइफ एंड नॉन लाइफ पॉलिसीज को यहाँ पे लिस्ट किया जाता है। इट स्ट्रीमलाइंस द इंश्योरेंस प्रोसेस फ्रॉम परचेजिंग पॉलिसीज टू रिन्यूअल्स, रिन्यू कराने के लिए, क्लेम सेटलमेंट के लिए, ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए ये यूज किया जाएगा बाय फॉर वेरियस पॉलिसी होल्डर्स, ठीक है। तो यहीं पे आप देखेंगे जो IRDAI का बीमा सुगम इंश्योरेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस रेगुलेशंस लॉन्च की गई। इसका एम रहेगा कि एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना नेम्ड बीमा सुगम, ताकि यूनिवर्सलाइजेशन हो सके, डेमोक्रेटाइजेशन हो सके, एंड जो भी इसको यूज करे एक सारी कंपनीज भी तरीके से अपने बिजनेस को कैरी आउट कर सके, कोई जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका यहाँ पर शोषण ना हो सके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी डायरेक्ट किया AMFI को स्टॉप इनफ्लोज इनटू ओवरसीज स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम 1 अप्रैल। देखो इंडिया में 2-3 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। एक तो आप इंडियन इक्विटीज में, म्यूचुअल फंड्स में, ETFs में यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर लो। एक होता है आप ओवरसीज बाहर के म्यूचुअल फंड्स में, आप बाहर के ETFs में, ओवरसीज ETFs में आप इन्वेस्टमेंट कर लो, राइट। तो अभी रिसेंटली सेबी ने डायरेक्ट किया एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया को, ताकि जो इनफ्लोज है ओवरसीज स्कीम को, राइट, उसको यहाँ पे रोका जा सके, क्योंकि जो लिमिट सेट की गई थी RBI के द्वारा $1 बिलियन की, उस पर वो अचीव होने वाली है, नियर एग्जॉशन है, करेक्ट। $1 बिलियन तक आप बाहर इन ओवरसीज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी आपको इंडिया में करना पड़ेगा, करेक्ट। तो इस पे रोक लगाने की बात की गई। और ये जो $1 बिलियन की लिमिट थी, ये 2007-2008 में सेट की गई थी, किसके द्वारा? ये सेट की गई थी बाय सेबी इन 2007 और 2008, ठीक है। फिर सेबी की बात करें तो यहाँ पे चेयरपर्सन कौन रहेंगे? मधाबीपुरी बक, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, और 1992 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था। और इन्होंने ही अभी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया को बोला कि जो भी ओवरसीज ETFs में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, उनको 1 अप्रैल से रोक दो, क्योंकि जो $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो अब एग्जॉस्ट होने वाली है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस। ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की, एंड इन्होंने अभी एक फिनसर करके एक लेंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, एक फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, कि जो भी होम लोन जिनको चाहिए, होम लोन कस्टमर्स हैं, उनके लिए ये फिनसर्व लॉन्च किया गया, कि अगर आपको घर खरीदना है और आप उसको फाइनेंस कराना चाहते हैं, आप उसके लिए लोन लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे फिनसर्व को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर एवररेडी इंडस्ट्रीज। एवररेडी इंडस्ट्रीज के अभी ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा अपॉइंट किए गए। ये इनके कैंपेन के लिए यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। कैंपेन रहेगा गिव मी रेड। ये जो कैंपेन है, इससे पहले अमिताभ बच्चन एंड अक्षय कुमार देखते थे, अब एंडोर्स करते थे। अब कौन करेगा? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये वो पहले गोल्ड मेडलिस्ट बने जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 में गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए। एंड नीरज चोपड़ा ही यहाँ पे याद रखेंगे, ये ब्रांड एम्बेसडर हैं फॉर टूरिज्म इन स्विट्जरलैंड।
स्विट्जरलैंड में टूरिज्म के ये ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं नीरज चोपड़ा अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर फॉर एवररेडी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आ जाते हैं टाटा सन्स ने अभी कितना परसेंट स्टेक सेल कर दिया इन टीसीएस फॉर ओवर 9,300 करोड़ रुपीस। तो 0.6% अपना स्टेक इन टीसीएस इन्होंने सेल कर दिया फॉर 9,600 करोड़ रुपीस। और याद रखेंगे पर शेयर वैल्यू आके निकलती है 4,043 रुपीस पर शेयर। एंड एज ऑफ नाउ टाटा सन्स के पास 71.9% स्टेक हमें देखने को मिलता है इन टीसीएस। नेक्स्ट आ जाता है पोन 3। पोन 3 एक मिशन है, रॉकेट नहीं है, राइट। ये किसका मिशन था? ये इसरो का मिशन था। एंड ये एक कॉस्ट इफेक्टिव मिशन है कि मतलब आपका कोई भी डरबेस, जब हमने इसको लॉन्च किया तो कोई भी डरबेस यहाँ पे नहीं हमें देखने को मिली इन ऑर्बिट। जैसा गया वैसा ही ये नीचे वापस आ गया। पोम को PSLV C58 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। पोम की फुल फॉर्म अगर हम देखें, PSLV मैं दिखाता हूं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3, राइट। ये रहेगा एंड इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। मार्क करके चलेंगे इसको, राइट। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा पोम 3 ये किसका है? ये आपका इसरो का है। एंड ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। एंड जो हमारे छोटे मिशन होंगे, जो छोटे ड्यूरेशन के स्पेस एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे मिशन होंगे, उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है आने वाले टाइम में। इसरो की बात करें तो चेयरपर्सन कौन रहेंगे? एस सोमनाथ। हेडक्वार्टर क्या रहेगा? बेंगलोर, कर्नाटका। एंड 1969 में इसको एस्टेब्लिश करा गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU। इन्होंने अभी चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग साइट थी लूनर सरफेस पे, उसके नेम को अप्रूव किया, जो कि है स्टेशियो शिव शक्ति, राइट। आई रिपीट, स्टेशियो शिव शक्ति ये लैंडिंग साइट रहेगी चंद्रयान 3 की, जो कि अप्रूव की गई IAU के द्वारा। इसके बाद अगर मैं पूछूं चंद्रयान 2 की जो क्रैश साइट थी लूनर सरफेस पे, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है तिरंगा पॉइंट। उसका नाम है तिरंगा पॉइंट, राइट। ये वो लैंडिंग साइट थी, क्रैशिंग साइट ऑफ चंद्रयान 2। और चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग साइट थी स्टेशियो शिव शक्ति, उसका नाम रखा गया। मार्क करेंगे। फिर इसी के साथ साथ इसरो को अभी एविएशन वीक 2023-24 के लॉरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर चंद्रयान 3। आई रिपीट, फॉर द अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रयान 3 अभी इसरो को यहाँ पे ऑनर किया गया एविएशन वीक नेटवर्क्स 23-24 लॉरेट अवार्ड से। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। 66 लॉरेट अवार्ड था ये 2023-24 का। इसकी सेरेमनी हुई थी नेशनल बिल्डिंग म्यूजियम में 14 मार्च को। एंड इसी के दौरान इससे सम्मानित किया गया इसरो को। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर बेरेट सेकेंड 2024 के, लोकेशन लेबनान। इसके दौरान अगर मैं बात करूं वीमेन सिंगल टाइटल किसने जीता, तो ये इंडियन रहेंगी, ये है श्रीजा अकुला के द्वारा वीमेन सिंगल टाइटल जीता गया। मैन सिंगल टाइटल की बात करें तो किन के द्वारा जीता गया, तो वो रहेंगे शुआंग शी युआन, राइट। ये चाइनीज तेपेई हैं, इनके द्वारा मैन सिंगल टाइटल और श्रीजा ओकला के द्वारा वीमेन सिंगल टाइटल यहां पे जीता गया। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। 24 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ एंड टीबी के बारे में। ये कम्युनिकेबल डिजीज है, लंग्स को इफेक्ट करती है, काफ़ी खांसी होती है इसके टाइम पे। इसकी थीम याद रखेंगे, थीम रहेगी येस वी कैन एंड टीबी। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू द ट्रूथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड द डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स। ये हम 24 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, इसको राइट टू ट्रूथ डे के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेंबरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड 2024। ये हम 25 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। एंड जो भी स्लेव्स थे उन्होंने अपनी लाइफ्स गवाई, हु सफर्ड एंड डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड, उनको ऑनर करने के लिए, रिमेंबर करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 25 मार्च को। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स। 25 मार्च को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो भी UN स्टाफ मेंबर्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल में आ जाते हैं, राइट, ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स हैं ग्लोबली, उनको ऑनर करने के लिए 25 मार्च को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। हु हैज रिसेंटली वन द प्यूबर्टी स्पोर्ट्स मैन एथलीट ऑफ द ईयर 2023? प्यूबर्टी स्पोर्ट्स की मैन एथलीट ऑफ द ईयर टाइटल किन्होंने जीता? वो है विराट कोहली, राइट। इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलेंगे। यहीं पे अगर मैं वीमेन की बात करूं तो वो रहेंगी
स्पेनिश फुटबॉलर आइताना बॉनमाती। कौन? आइताना बॉनमाती। राइट, दोनों इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे, मैन एंड वीमेन। नेक्स्ट, हु रिसेंटली वन द 75th क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स अंडर द आउटस्टैंडिंग नरेटर कैटेगरी फॉर नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज वर्किंग व्हाट वी डू ऑल डे द मिडल। तो ये रहेंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बैरक ओबामा। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 बाय राष्ट्रकवि कुवेम्पू ट्रस्ट। तो किनको ऑनर किया गया कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से? वो हैं श्री शेंदु मुखोपाध्याय। राइट, इनको यहाँ पे ऑनर किया गया, 87 ईयर्स के हैं एंड इनको कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया बाय राष्ट्रकवि कुवेम्पू ट्रस्ट। एंड ये जो अवार्ड है ये रिकॉग्नाइज करता है लिटरेरर्स को, करेक्ट, हु हैव कंट्रीब्यूटेड इन एनी लैंग्वेज फॉर द, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है। इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था 1989 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज डज नॉट रिसीव द टेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड फ्रॉम द्रौपदी मुर्मू मैम? इनमें से किनको नहीं मिला है टेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड? तो आर्यन सिंह डाडलिया, इनको नहीं मिला है, बाकी सभी को यहाँ पे टेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया बाय प्रेसिडेंट ऑफ द्रौपदी मुर्मू मैम। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली रिसीव द अवार्ड फॉर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी फॉर 2023। तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी 2023 के लिए किनको यहाँ पे, कौन है वो पर्सनैलिटी जिनको सम्मानित किया गया? जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैव रिसीव्ड और रिकॉग्नाइज्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया अंडर द कैटेगरी ऑफ सिटीज विद द पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख? वो देखो, हम जानते हैं इंदौर मध्य प्रदेश, राइट, ये वो सिटी है जो कि पिछले 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से यहाँ पे टॉप कर रही है एज द क्लीनेस्ट सिटी 2016 से, राइट। अब सूरत भी याद रखेंगे, सूरत ने भी इस बार 2023 में टॉप किया अलॉन्ग विद इंदौर टू बी द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया विद पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉलर्स हैव रिसेंटली रिसीव्ड द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2023 अवार्ड एंड बेस्ट फीफा वीमेंस प्लेयर अवार्ड रिस्पेक्टिवली? मैन की बात करें तो लायनल मेसी एंड वीमेन की बात करें तो आइताना बॉनमाती। ये स्पेन से बिलोंग करती हैं एंड लायनल मेसी अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, करेक्ट, क्योंकि हम फुटबॉलर्स की बात कर रहे हैं। Next, which of the following Indian cricketers have recently won the best men's international cricketer and best women international cricketer 2022-23 के लिए? मैन की बात करें तो शुभमन गिल एंड दीप्ति शर्मा, ये रहेंगी वीमेंस कैटेगरी में, राइट। तो ऑप्शन 5 हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद द भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पोस्टह्यूमसली? पोस्टह्यूमसली मतलब मृत्यु के बाद। तो ये कौन है? ये है कर्पूरी ठाकुर। ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, कहाँ के? बिहार के, एंड इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया भारत रत्न से पोस्ट ह्यूमसली। एक और चीज़ याद रखेंगे, इनको पोस्ट ह्यूमसली जो ये सम्मानित किया गया है, ये 49th रेसिपिटेंट बने ऑफ भारत रत्न एंड 15th इंडिविजुअल जिनको पोस्ट ह्यूमसली यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, इन जनवरी सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन इन्होंने ऑनर किया एक इंडियन बॉर्न लॉयर इन द यूके विद द फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से। वो कौन है इंडियन बॉर्न लॉयर? अजीत मिश्रा, ये वो लॉयर हैं, करेक्ट। सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन ने इनको ऑनर किया गया विद द फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से। अब चलते हैं फ्रेंड्स कुछ इंडेक्स के बारे में, और ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप, पर लेट मी मेक इट इजी फॉर यू। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये डाटा रिलीज किया जाता है, इसमें पासपोर्ट की स्ट्रेंथ बताई जाती है। इंडियंस को 62 कंट्रीज में वीज़ा फ्री अराइवल मिलता है। यहाँ पे जैन के लिए पूछा गया आपसे, राइट, तो जैन में इंडिया की रैंक थी 80। फिर ये फेब में भी डाटा रिलीज किया गया और फेब में इंडिया की रैंक थी 85, तो मार्क करके चलेंगे इंडिया 85 पोजीशन पे है फरवरी में। यहाँ पे जैन में पूछा तो ऑप्शन 3 ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका एक, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, जरा बताओ व्हाट इज इंडियाज रैंक इन MSCI एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स रिलीज्ड इन जनवरी 2024? क्या रैंक रहेगी इंडिया की? नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स फिर कुछ डिफेंस के क्वेश्चंस पर। विच कंट्री अलॉन्ग विद इंडिया कमेंस द फर्स्ट एडिशन ऑफ एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन इन महाजन राजस्थान? इनॉग्रल एडिशन है, फर्स्ट एडिशन था। इंडिया और किस कंट्री के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई? तो ये रहेगी आपकी इंडिया एंड UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच। लोकेशन राजस्थान में इसको कंडक्ट कराया गया, राइट, और ये पहली एक्सरसाइज है, इनॉग्रल एक्सरसाइज।
नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने अभी P8I एयरक्राफ्ट का यूज़ किया इन विच एडिशन ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज सी ड्रैगन, जो कि गुआम यूएसए में हुई। तो P8I ये जो एयरक्राफ्ट था, ये कौन सा एडिशन की एक्सरसाइज में यूज हुआ? ये 4th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज जो थी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सी ड्रैगन, करेक्ट, इसमें यूज, इस एक्सरसाइज में इसका पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला एट गुआम यूएसए। नेक्स्ट, किस कंट्री की कोस्ट गार्ड ने अलोंग विद इंडियन कोस्ट गार्ड अभी एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई? 5 डे लॉन्ग ये एक्सरसाइज थी, सहयोग काइजिन ऑफ द कोस्ट ऑफ चेन्नई तमिलनाडु। तो इंडियन कोस्ट गार्ड एंड जापान कोस्ट गार्ड के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया, सहयोग काइजिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप्स, इनको डीकमीशन कर दिया गया एट पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार। तो देखो, ये तीनों वो इंडियन नेवल शिप हैं जिनको अभी डीकमीशन कर दिया गया आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ सर्विस। अगर यहाँ पर हम देखें, INS चीता, इसको 1984 में कमीशन किया गया था, INS गुलजार को 1985 में, INS खुम्बीर को 1986 में यहाँ पे कमीशन किया गया था, और अब इनकी 40 साल की सर्विस के बाद इन तीनों को यहाँ पे डीकमीशन कर दिया गया। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट, नेम दैट बायलेटरल एक्सरसाइज जो कि अभी कंडक्ट कराई गई इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी के बीच, तो वो है एक्सरसाइज अयोध्या। इसी के साथ साथ अभी 36th एडिशन ऑफ इंडो थाई कॉर्पेट एक्सरसाइज भी हमें देखने को मिली। मूविंग ऑन, एक चीज और यहां याद रखेंगे, INS कुलिश का यहां पर हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट, इन विच स्टेट 11th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान अभी हमें देखने को मिली, जिसका नाम है किर्गिस्तान खंजर। ये खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में थी, 11th एडिशन है। पूछा जा रहा है किस स्टेट में हमें देखने को मिली, तो हिमाचल प्रदेश में ये 11th एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज खंजर हमें देखने को मिली। ठीक। नेक्स्ट, नेम द इंडिया इजिप्ट जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज दैट वाज कमेंस्ड एट इजिप्ट। तो इजिप्ट में ये एक्सरसाइज हुई, इंडिया और इजिप्ट के बीच में थी। एक्सरसाइज का नाम रहेगा साइक्लोन, और ये 2nd एडिशन रहेगा, इसलिए साइक्लोन 2। इजिप्ट में ये एक्सरसाइज हुई थी। नेक्स्ट, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, यह एक ट्राइलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज है, इंडिया, UAE एंड फ्रांस के बीच में ये हमें एक्सरसाइज देखने को मिलती है इन तीनों कंट्रीज की, करेक्ट। एंड यहाँ पे याद रखेंगे, इंडिया की तरफ से सुकोई 30, मार्क 1, जैगवार एंड MiG-29 का यहाँ पे हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने साइन किए कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 1070 करोड़ रुपीस विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर एक्विजिशन ऑफ 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स। तो मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इन्होंने 1070 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ फॉर 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स। नेक्स्ट, किस इंडियन स्टेट ने होस्ट किया इनॉग्रल एडिशन ऑफ इंडिया सऊदी अरेबिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सादा तानसेक। तो ये जो सादा तानसेक है, ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में एक्सरसाइज हुई, या फिर इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में किस स्टेट में एक्सरसाइज हुई? तो राजस्थान में हमें ये सादा तानसेक एक्सरसाइज देखने को मिलती है। अब मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड ब्लिस चेस चैंपियनशिप की। इसमें मेंस कैटेगरी में कौन जीते? वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन। एंड यहीं पे रशियन ग्रैंड मास्टर कौन है फॉर वीमेंस कैटेगरी जिन्होंने जीता? वो है वैलेंटिना ग्यूनिना। एंड मैग्नस कार्लसन ने इस टाइटल को कौन सी बार जीत लिया है? फॉर द 7th टाइम। तो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 2। याद रख, क्या कंफ्यूजिंग वाली चीज होगी, वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप है यहाँ पर जिसमें 7वीं बार मैग्नस कार्लसन ने जीता, एंड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप को 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने जीता। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जिन्होंने भी अनाउंस कर दी रिटायरमेंट फ्रॉम ODI क्रिकेट एंड टेस्ट क्रिकेट। कौन रहेंगे वो है डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, इन्होंने यहाँ पे रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली वन यूनाइटेड कप 2024 टाइटल बाय डिफीटिंग पोलैंड टेनिस टीम? तो वो है जर्मनी, राइट। तो अभी रिसेंटली जर्मनी ने यूनाइटेड कप 2024 टाइटल को जीत लिया है बाय डिफीटिंग पोलैंड टेनिस टीम इन द फाइनल। इसका जो फाइनल इवेंट हुआ था, जो लोकेशन है, ये इवेंट कहाँ पे चल रहा है यूनाइटेड कप? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नेक्स्ट, इंडियन क्रिकेट टीम वन द ODI टेस्ट सीरीज under the captainship of whom? Under the captainship of KL Rahul during the tour of South Africa. During the tour of South Africa, इंडिया की क्रिकेट टीम ने ODI सीरीज जीत ली है। वहीं पर जो T20 इंटरनेशनल है एंड टेस्ट सीरीज है, ये ड्रॉ हुई, राइट। एंड KL राहुल ने इसको जीत लिया, कैप्टनशिप थे, ये कैप्टन थे इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर द टूर ऑफ साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट,
फॉर्मर टेस्ट कैप्टन ऑफ डैश कंट्री डीन एल्गर, इन्होंने अभी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो ये जो डीन एल्गर है ये साउथ अफ्रीका के कैप्टन थे, करेक्ट, एंड फॉर्मर टेस्ट कैप्टन थे और इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स हैव वन द सिल्वर मेडल इन द मेंस डबल ऑफ द योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 24 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो सिल्वर मेडल जीता, सेकंड पोजीशन आई। कौन है फेमस इंडिया के बैडमिंटन मेंस डबल प्लेयर? वो हैं स्वास्तिक साईराज रानिक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। इन दोनों ने यहाँ पे जीत लिया है मेंस डबल योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2024 को, जो न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट, विच टीम हैज रिसेंटली वन ऑस्ट्रेलियाज बिग बैश लीग। ये जो बिग बैश लीग है ना, ये सिमिलर है टू आईपीएल। जैसे इंडिया में आईपीएल होता है तो ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होती है। ये क्रिकेट से रिलेट करता है। तो पूछा जा रहा है किस टीम ने यहाँ पे बिग बैश लीग को जीत लिया है, तो वो है ब्रिस्बेन हीट ने। ब्रिस्बेन हीट ये क्रिकेट टीम का नाम है जिन्होंने इसको जीत लिया है, एंड ये 13th एडिशन है आपका बिग बैश लीग का। नेक्स्ट, विच फुटबॉल टीम वन द इंडियन सुपर कप 2024 डिफीटिंग ओडिशा फुटबॉल क्लब इन द फाइनल्स एट द कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर ओडिशा। तो भुवनेश्वर ओडिशा में अभी इंडियन सुपर कप 2024 को जीतने वाली टीम कौन सी बन गई? वो है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब, राइट। एंड ये अगर पूछा जाए कि इंडिया सुपर कप 2024 ये जो इवेंट है, ये जो टाइटल है, ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है? तो ये आपका फुटबॉल से बिलोंग करता है, एंड ओडिशा की फुटबॉल क्लब ने यहां पर इसको जीत लिया है। तो ये तो थे फ्रेंड्स कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अब आ जाते हैं आपसे बुक्स एंड ऑथर्स पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैव रिसेंटली ऑथर्ड द बुक राम मंदिर राष्ट्र मंदिर ए साजी विरासत, राइट। ये है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सजी विरासत। इस बुक को केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा लॉन्च किया गया। पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन है वो पर्सनैलिटी जिन्होंने इस बुक को ऑथर किया? वो है गीता सिंह एंड आरिफ खान भारती। इन दोनों के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया। एंड रंग भवन ऑडिटोरियम आकाशवाणी में इस बुक का लॉन्च इवेंट था। एंड ये बुक एक्सप्लोर करती है अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ लॉर्ड रामा नॉट इन इंडिया बट इन एशियन कॉन्टिनेंट्स ऑल्सो। नेक्स्ट, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने रिलीज की अ तमिल बुक जिसका टाइटल रहेगा महाकविथाई। ये जो महाकविताई बुक है ये किन के द्वारा लिखी गई है? तो वेराई मुथु, राइट, इनके द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया है महाकविथाई को। ये जो बुक है ये बेसिकली बताती है अबाउट द जेनेसिस ऑफ इन्वायरमेंट, यूनिवर्स, प्लैनेट अर्थ के बारे में, 5 एलिमेंट्स के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, राइट, एंड उसका इम्पैक्ट जो रहता है। मूविंग ऑन, संस्कृत के आयाम, ये बुक जनरल वीके सिंह के द्वारा अभी रिलीज की गई, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड सिविल एविएशन, जनवरी में। पूछा जा रहा है ये संस्कृति के आयाम इस बुक को किनके द्वारा ऑथर किया गया? तो मनोरमा मिश्रा के द्वारा इस बुक को यहाँ पर ऑथर किया गया है। ये बुक ऑथर की गई हिंदी लैंग्वेज में, एंड नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा इस बुक को यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। एंड ये जो बुक है बेसिकली इंडियन नॉलेज, ट्रेडिशन, कल्चर के बारे में बात करती है। Next, former Chief of Army Staff Dash has penned his autobiography titled 4 Stars of Destiny, an autobiography which is set to publish in January 2024। तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, राइट, ये वो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जिन्होंने अपनी पेंड मतलब खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम रहेगा 4 Stars of Destiny एंड ऑटोबायोग्राफी। मूविंग ऑन, नेम द यूनियन मिनिस्टर हु रिसेंटली रिलीज्ड अ हैंडबुक जिसका टाइटल है पंचायत फ्री फ्रॉम जेंडर बेस्ड वायलेंस, अ हैंडबुक फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो कौन है यूनियन मिनिस्टर? वो है गिरिराज सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर है ऑफ पंचायती राज। उनके द्वारा इस बुक को यहाँ पे रिलीज किया गया। नेक्स्ट, नेम द यूनियन मिनिस्टर हु ऑथर्ड द बुक फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड फर्टिलाइजर सेल्फ एफिशिएंसी। तो कौन है वो यूनियन मिनिस्टर? मनसुख मांडविया जी के द्वारा इस बुक को यहाँ पे ऑथर किया गया। एंड इस बुक को जगदीप धनखड़ जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, उनके द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया। एंड इसकी एक हिंदी वर्जन भी बुक की रिलीज की गई है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे बुक्स एंड ऑथर्स। अब चलते हैं ऑब्यूटरी के ऊपर। फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर जो कि डिफेंडर थे, इनका रिसेंटली निधन हो गया। तो प्रबीर मजूमदार, ये वो फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर हैं, ये डिफेंडर थे जिनका 77 की एज में निधन हो गया इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। एंड इन्होंने 1974 के एशियन गेम्स में काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। नेक्स्ट, पद्मा भूषण अवॉर्डी प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा, ये एक इंडियन अमेरिकन एकेडमिक एंड एक्सपर्ट हैं, राइट, एंड ये एक्सपर्ट हैं ऑन इंटरनेशनल लॉ,
सो इनका रिसेंटली निधन हो गया। पूछा जा रहा है प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा, इनको पद्मा भूषण से इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन किस साल में सम्मानित किया गया? तो 2018 में इनको ऑनर किया गया था पद्मा भूषण से, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंच बैकनबॉर। ये वर्ल्ड कप विनिंग फुटबॉल टीम प्लेयर रह चुके हैं 2 टाइम एंड इनका रिसेंटली निधन हो गया। पूछा जा रहा है फ्रेंच बैकनबॉर, ये जो काफ़ी फेमस फुटबॉलर थे, इनका रिसेंटली निधन हो गया। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, रिनॉन्ड हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर एंड पद्मा अवार्डी उस्ताद राशिद खान, इनका रिसेंटली निधन हो गया जनवरी में। इन विच ईयर डिड ही रिसीव पद्मा भूषण अवार्ड इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स? तो इनको पद्मा भूषण अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? 2022 में, राइट। उस्ताद राशिद खान को कोलकाता वेस्ट बंगाल में निधन हो गया। पद्मा श्री जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 2006 में। पद्मा भूषण 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 2022 में एंड इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 2006 में, ठीक है। नेक्स्ट, इन जनवरी नोटेड हिंदी एंड भोजपुरी पोएट एंड लिटरेचर डैश पास्ट अवे। हिंदी एंड भोजपुरी पोएट जिनका रिसेंटली निधन हो गया वो है पंडित हरिराम द्विवेदी। पंडित हरिराम द्विवेदी, करेक्ट। एंड इनको साहित्य अकेडमी भाषा सम्मान से सम्मानित किया गया था 2013 में फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू भोजपुरी लैंग्वेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज डिड नॉट एडिट द बुक मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर? ये बुक लॉन्च की गई थी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इन जनवरी 2024। तो इनमें से किन्होंने इस बुक को एडिट नहीं किया? वो है दीपेश प्रकाश, बाकी सभी ने इस बुक में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। नेक्स्ट, इन जैन पद्मा अवार्डी एंड रिनोन्ड क्लासिकल वोकलिस्ट प्रभा अत्रे, इनका रिसेंटली निधन हो गया। प्रभा अत्रे ने पद्मा विभूषण इनको रिसीव किया गया था इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स इन विच ईयर? तो प्रभा अत्रे को पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था, पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था 2022 में। लेकिन याद रखेंगे इनको तीनों पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मा श्री से इनको 1990 में सम्मानित किया गया, पद्मा भूषण से इनको 2002 में एंड पद्मा विभूषण से इनको 2022 में एंड इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स यहां पर इनको सम्मानित करा गया। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क। पहला, धचिगम नेशनल पार्क ये कहां पर लोकेटेड है? दूसरा, गुलाल गोटा ये भी न्यूज में था, ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल है किस सिटी का? तीसरा, वेयर वर द फर्स्ट फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस बिटवीन इंडिया एंड मॉरिटियाना ऑर्गेनाइज्ड? चौथा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली साइंड अ न्यू अग्रीमेंट टू बिल्ड ऑस्ट्रेलियाज SSN ऑकस सबमरीन्स? ऑकस क्या है? ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड USA। पांचवा, किस कंट्री ने रिसेंटली परफॉर्म किया पहला ट्रांसप्लांट ऑफ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी फ्रॉम अ पिग इनटू लिविंग ह्यूमन? तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों का जो ये वीडियो देख रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड यू कैन फॉलो अस ऑन द YouTube channel as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel, and if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.